अगर हिंदी की बात किया जाए तो इसको कहेंगे तुल्यांकी भार। तुल्यांकी का मतलब होता है तुल्य अंक। तुल्यांकी का मतलब होता है तुल्य अंक। तुल्य का मतलब हम लोग बराबर नहीं मानेंगे, इक्वल नहीं मानेंगे। इक्वल अलग चीज है, इक्विवेलेंट दूसरी चीज है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि एक के प्लेस पर जो दूसरा यूज किया जा सके, एक के प्लेस पर जो दूसरा यूज किया जा सके वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट होगा। यहां पर ध्यान दो बेटा, जैसे मान लो हमारे जेब में एक पेन है, ये पेन का जो कास्ट है ये 10 रुपए है। आपके जेब में एक पेन है जिसका कास्ट 10 रुपए है। आप दुकानदार के पास गए कि भैया हमें एक पेन चाहिए, पेन दिखाया उसने, आपने पूछा ठीक है, अच्छा लगा आपको, देखा, पूछा दाम क्या है, आपने कहा 10 रुपए है। दुकानदार ने कहा 10 रुपए है, आपने 10 रुपए उसको दिया, दुकानदार ने आपको पेन अपनी दे दिया। तो जहां पर थोड़ी देर पहले जिस प्लेस पर 10 रुपए हुआ करता था, अब उसी प्लेस पर एक पेन है। तो 10 रुपए एक पेन के इक्विवेलेंट है, बराबर नहीं। यहां पर 10 लिखा गया, यहां पर 1 लिखा गया, 10 और 1 बराबर नहीं होते हैं, लेकिन 10 रुपया जो है एक पेन के इक्विवेलेंट है। आपने अपने जेब में 10 रुपए रखा था, 10 रुपए दुकानदार को दिया, उसने आपको एक पेन दे दिया। जहां पर थोड़ी देर पहले 10 रुपए हुआ करता था, वहीं अब एक पेन हो रही है। मतलब दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज किए जा सकते हैं। बात सुना ना, इक्विवेलेंट का मतलब आप बराबर नहीं समझिएगा। अच्छा, मान लो आपको 2 पेन चाहिए, आप इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 पेन चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिस वैल्यू से इधर मल्टीप्लाई करेंगे उसी वैल्यू से आपको इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम वैल्यू से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। ऑक्सीजन 2-3 एलिमेंट हम लोग लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, क्लोरीन लेते हैं और हाइड्रोजन लेते हैं। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास कितना होता है बेटा? 8। क्लोरीन का 35.5। कितना होता है? 35.5। और हाइड्रोजन का होता है 1.008। ये होता है। यहां पर ध्यान दो, जब हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे तो ये कहेंगे कि ऑक्सीजन के 8 ग्राम से या क्लोरीन के 35.5 ग्राम से या हाइड्रोजन के 1.008 ग्राम से कोई भी, मतलब किसी भी सब्सटेंस का जितना मास जुड़ेगा या इस मास को जो मास रिप्लेस कर देगा वो इक्विवेलेंट मास होगा। एक उदाहरण समझो, यहां पर हम लोग MgO लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं बेटा? MgO। अच्छा, एक और चीज आप लोग करना, यहां पर एटॉमिक नंबर 1 है हाइड्रोजन का और 20 है कैल्शियम का। एटॉमिक नंबर 1 किसका है? हाइड्रोजन का, और 20 किसका है? कैल्शियम का। यहां पर बना भी हुआ है 1 से लेकर 2, ये 2 से लेकर फिर यहाँ पर 10, और फिर यहाँ पर 10 से लेकर यहाँ पर क्या है 18, और यहाँ पर है 20। ये 20 तक के जो एलिमेंट हैं आप कॉपी में अपने लिख लीजिएगा, उनका एटॉमिक नंबर लिख लीजिएगा, एटॉमिक मास लिख लीजिएगा, उसको याद भी कर लीजिएगा। जिन बच्चों को याद है ठीक, कोई बात नहीं, जिनको नहीं याद है वो लिख जरूर लेंगे, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, वही सब चलेगा ही। अगर नहीं याद है फिर थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो यहां पर ध्यान दो, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। अब इसको 24 ग्राम कहें, इसको 16 ग्राम कहें, तो यहां पर 16 ग्राम में जो 8 है ये कितनी बार है? 2 बार। मतलब इसका इक्विवेलेंट मास ऑक्सीजन का 8 है, जो कितनी बार लिया गया है? 2 बार लिया गया है। अब अगर इसका इक्विवेलेंट मास 2 बार लिया गया तो इसका भी इक्विवेलेंट मास कितनी बार लिया जाना चाहिए? 2 बार। तो इसका मतलब 12 गुणे 2 किया जाए तो 24 आ जाएगा। अब ये 2 और 2 कैंसिल कर दो, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन से
मैग्नीशियम का कितना ग्राम जुड़ा है? 12 ग्राम। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन से मैग्नीशियम का जितना ग्राम जुड़ेगा किसी भी एलिमेंट का, वो उसका इक्विवेलेंट मास होगा। तो अगर आपसे कहा जाए मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट मास कितना होगा, तो आप क्या कहोगे? 12। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दो बेटा, एक और एग्जाम्पल लो, MgCl2। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24, Cl का 35.5, लेकिन Cl है कितनी बार? 2 बार। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। संयोग से Cl का इक्विवेलेंट एटॉमिक मास और इक्विवेलेंट मास दोनों 35.5 है, दोनों। तो यहाँ पर ये 35.5 है इक्विवेलेंट मास। तो इसका इक्विवेलेंट मास कितनी बार लिए हो? 2 बार। तो इसका भी इक्विवेलेंट मास कितनी बार लिया जाना चाहिए? 2 बार। 2 2 कैंसल, यहाँ पर 12, यहाँ पर 35.5। अब थोड़ा सा उल्टा बोलते हैं हम लोग। 12 ग्राम मैग्नीशियम से ऑक्सीजन का कितना ग्राम जुड़ा है? 8 ग्राम। 12 ग्राम मैग्नीशियम से क्लोरीन का कितना ग्राम जुड़ा है? 35.5 ग्राम। मतलब यहां पर अगर आपने ऑक्सीजन लिया है तो ऑक्सीजन का 8 ग्राम है, यहां पर क्लोरीन लिया है तो क्लोरीन का 35.5 ग्राम है। तो ऑक्सीजन के प्लेस पर अगर आप क्लोरीन यूज कर रहे हो तो 8 ग्राम ऑक्सीजन की जगह पर आपको क्लोरीन कितना लेना पड़ेगा? 35.5 ग्राम। जैसे आप ऐसे समझो, आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हो, डॉक्टर बनोगे ही, ठीक है। आप अगर किसी पेशेंट को कहीं दिखाने गए हो, किसी मरीज को, डॉक्टर को, तो डॉक्टर क्या करता है? एक पर्ची लिखता है, पर्ची लिखता है ना। उसके बाद पर्ची लेके आप दवा खरीदने जाते हो। तो कई बार उसने जो दवा लिखा है वो दवा आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है, कई बार नहीं मिलती। तो मेडिकल स्टोर वाला क्या कहता है कि ये दवा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन यही सेम दवा दूसरे नाम से है हमारे पास, या वही फार्मूला है, लेना चाहो तो ले लो। तो क्या आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग आप लेते हो। आवश्यकता ज्यादा है तो ले लेते हो, नहीं ज्यादा है ठीक हम कहीं और ले लेंगे। ये तो है। आप भी जान रहे हो, मान लो आप खुद जान रहे हो कि ठीक है, आप खुद ही डॉक्टर हो गए हो, किसी को लिखे पर्चा की जाके दवा ले लेना, वो आके बोला साहब ये दवा तो हमें नहीं मिली, तो क्या बोलोगे? जाकर चाहिए दवा ले लेना, ये कहोगे? तो सेम वही चीज है। आप भी जान रहे हो, मान लो आपने ऑक्सीजन किसी को खरीदने के लिए लिखा है, और आपको मालूम है कि अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्लोरीन भी वही काम करेगा। आपने कहा कि 8 ग्राम ऑक्सीजन खरीद के ले आओ, वो कह रहा है साहब 8 ग्राम ऑक्सीजन हमें नहीं मिल रही है। अब आप क्या कहोगे? क्लोरीन ले लो जाके। तो कितना कहोगे? 8 ग्राम। कितना कहोगे? 35.5 ग्राम कहोगे। 35.5 ग्राम कहोगे। मतलब 8 ग्राम ऑक्सीजन जहां पर लिया जा रहा था, तो वहां पर अगर क्लोरीन ले रहे हैं हम लोग तो 35.5 ग्राम ले रहे हैं। तो ये दोनों 8 ग्राम और 35.5 ग्राम क्या बराबर हैं? नहीं, बराबर नहीं है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। दोनों एक दूसरे के क्या हैं? इक्विवेलेंट हैं। तो ध्यान रखिएगा, बराबर और इक्विवेलेंट वर्ड में अगर आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा तो अब आ गया होगा, ठीक है। तो बराबर अलग चीज है, इक्विवेलेंट दूसरी चीज है, ठीक है। तो ये चीज है। अब यहीं से हम लोग फार्मूला बनाएंगे, ये तो आपको कॉन्सेप्ट समझा दिए, यहीं से हम लोग फार्मूला बनाएंगे, ध्यान देना। अब यहां पर अगर बात किया जाए, यहां पर ध्यान देना बेटा, ये कितने ग्राम ऑक्सीजन से जुड़े तो उसको इक्विवेलेंट मास कहोगे? 8 ग्राम से। तो यहां पर हम एग्जांपल ले रहे हैं, यहां पर कितना ग्राम है? 16 ग्राम। तो 16 से कितना जुड़ा है? 24। 16 से कितना जुड़ा है? 24। 1 से कितना जुड़ेगा? 24/16। तो 8 से कितना जुड़ेगा? 24/16 गुणे 8। ये फार्मूला हो गया हमारा। अब यहां पर क्या आ जाएगा? 8 दूनी 16 और 2 यहां पर कैंसिल हो गया, 12 आ गया। 12 आ गया ना। इसी को हम फार्मूला बना देते हैं। ये 24 क्या है? मास ऑफ मेटल। मैग्नीशियम मेटल है ना, तो मास ऑफ मेटल, मेटल का मास हो गया। 16 क्या है? मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास हो गया, गुणे 8, गुणे 8। तो इसको हम अब फार्मूले के रूप में लिखते हैं। इसको आगे बढ़ाएं क्या? यहां पर ध्यान दें, यहां पर
इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। धातु का तुल्यांकी भार, यहां पर पहला हो जाएगा बाई ऑक्साइड मेथड। जो बच्चे हिंदी मीडियम के होंगे, हम हिंदी बोल दे रहे हैं सबकी, ठीक है, लिखेंगे नहीं। अगर उनको कोई दिक्कत है जहां पर, लिखें आप भी इंग्लिश में ही, कुछ दिन में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, दिक्कत नहीं आएगी। हम हिंदी वर्ड बोल भी दे रहे हैं, जहां पे आपको लगेगा कि ये हिंदी लिखना, वहां लिख लेना अपना। बाई ऑक्साइड मेथड, ऑक्साइड विधि से। तो यहां पर हो जाएगा बेटा, ये ध्यान दो, WM, W का मतलब मास ऑफ मेटल, WO2 गुणे 8। इसको धातु का भार बटे ऑक्सीजन का भार गुणे 8, जो यहां पर आपने फार्मूला भी यहां लिखा था। यहां पर दूसरा R करके, यहां पर मास ऑफ मेटल, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन mAl एट STP, यहां पर 5600। दूसरा बाई क्लोराइड मेथड, बाई क्लोराइड मेथड, यहां पर इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, मास ऑफ मेटल, मास ऑफ Cl2 इंटू 35.5, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, वॉल्यूम ऑफ Cl2, वॉल्यूम ऑफ Cl2 इंटू कितना, इन मिलीलीटर एट STP, यहां पर कितना बेटा, 11200। यहां पर तीसरा हो जाएगा हाइड्राइड मेथड, हाइड्राइड मेथड, यहां पर हो जाएगा बेटा इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, मास ऑफ मेटल, मास ऑफ H2 इंटू 1.008, या मास ऑफ मेटल, यहां पर वॉल्यूम ऑफ H2 इन मिलीलीटर एट STP, यहां पर 11200। पूरा लिख लो, अभी हम समझाते हैं सब। ये सारी चीजें, तीनों फार्मूला लिख लो, अभी हम समझाएंगे बाकी। राइटिंग अगर नहीं समझ में आएगी पूछ लेना, वैसे कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ में आए। STP का क्या मतलब होता है बेटा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। प्रेशर कितना होगा,
1 एटमॉस्फेयर। प्रेशर कितना होगा? 1 एटमॉस्फेयर। नोट करके मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी गैस बराबर 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP, ये होगा 22,400 मिलीलीटर। ये ध्यान दो बेटा, इधर ध्यान दो। किसी भी गैस का 1 मोल उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। तो चाहे मॉलिक्यूलर मास ले लो या 1 मोल ले लो, STP पर कितना होगा? 22,400 मिलीलीटर या 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। ऊपर लिख लेते ना, नहीं लिखे थे? यहां पर IE, ये ध्यान दो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 32 ग्राम इक्वल टू 22,400 मिलीलीटर एट STP। ये ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान दो। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 32 ग्राम। तो 32 ग्राम बराबर कितना? 22,400। तो 1 ग्राम बराबर कितना? 22,400 बटे कितना भैया? 32। तो 8 ग्राम बराबर, तो 22,400 बटे 32, यहां पर 8, तो चौक 56। ध्यान दो, जहां पर ऑक्सीजन का 8 ग्राम लिखे थे, यहां पर ना लिखे थे ना, वहां पर 5,600 कहां से आ गया? वही 8 ग्राम ऑक्सीजन को हम लोगों ने क्या बदल दिया? वॉल्यूम में। किस में बदल दिया? वॉल्यूम में। ऊपर कर रहे हैं थोड़ा सा, यहां तक ठीक है ना? तो ध्यान बेटा, अगर आप ये सोचे कि 8 ग्राम की जगह पर 5,600 कहां से आ गया, उसी 8 ग्राम को हम लोगों ने किस में बदल दिया है? वॉल्यूम में। यहां पर ध्यान बेटा, यहां पर 71 ग्राम क्लोरीन या मॉलिक्यूलर मास ऑफ Cl2, मॉलिक्यूलर मास ऑफ Cl2 इक्वल टू 71 ग्राम इक्वल टू 22,400 एट STP। तो 1 ग्राम Cl2 बराबर 22,400 बटे 71, 35 लो 5 ग्राम Cl2, ग्यारह 11,200। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 11,200 क्यों लिखा गया था भैया? Cl2 वाले केस में 11,200 लिखा गया था ना, तो इसीलिए लिखा गया था कि उसका मॉलिक्यूलर मास 71 है। तो 71 बराबर कितना? 22,400। तो 35 पॉइंट उसका आधा हो गया, तो इसका भी आधा हो जाएगा। हाइड्रोजन का कितना होता है? 2 ग्राम, 2 ग्राम H2, इसका मॉलिक्यूलर मास होगा, ये कितना होगा? 22,400। तो 1 ग्राम H2 बराबर 22,400 बटे 2 बराबर कितना बेटा? 11,200। तो आपको समझ में आ गया क्यों ऐसा किया गया? सब इसको छापने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा समझा दिए आपको, देखो इसलिए वहां पर बदल दिया गया था। ठीक है, एक एग्जांपल बता दिए। देखो आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी तो 8 ग्राम लिखा गया था, वहां पर 5,600 क्यों आ गया? मान लो आ ही गया, तो दूसरे केस में 11,200 क्यों आ गया? तीसरे केस में 11,200 क्यों आ गया? तो इसी कारण से आ गया कि मॉलिक्यूलर मास किस में बदल गया है। अच्छा इधर ध्यान देना, एक और चीज बता दें,
जैसे ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वॉल्यूम अगर आपसे कहा जाए, तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्या होगा ऑक्सीजन का? यही 5600। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वॉल्यूम कितना होगा? 5000। मतलब इक्विवेलेंट वॉल्यूम का मतलब एसटीपी पर उसका इक्विवेलेंट मास जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। ये क्लोरीन का इक्विवेलेंट वॉल्यूम है, इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ O2। इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ Cl2। ठीक है, तो अगर आपसे इक्विवेलेंट वॉल्यूम पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है, जरूरी थोड़े बस तुल्यांकी भार ही निकालने के लिए कहे। मोलर वॉल्यूम कहे तो मोलर वॉल्यूम, मॉलिक्यूलर मास का जो वॉल्यूम होता है उसको क्या कहोगे? मोलर वॉल्यूम। ठीक है, मतलब एक मोल का वॉल्यूम या 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास का वॉल्यूम जो होगा वो इसका क्या कहलाएगा? मोलर वॉल्यूम कहलाएगा। रिमूव करें पूरे को भैया, चलो बेटा अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फैन बंद कर दो। फाइंड इक्वल मास ऑफ मेटल इन फॉलोइंग कंपाउंड। दिए गए यौगिक में फाइंड इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इन फॉलोइंग कंपाउंड, दिए गए यौगिक में धातु का तुल्यांकी भार निकालें। ठीक बेटा, यहां पर MgO Al2O3 Fe2O3 ZnO CuO AlCl3 ZnCl2। सभी लिख लो, फटाफट निकाला जाए। हम केवल एक बार फार्मूला लिखेंगे, बाकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहां पर क्या लिखोगे? इक्विवेलेंट मास। यहां पर क्या लिखोगे बेटा? मास ऑफ मेटल, मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू 8। तो यहां पर मेटल का मास, मैग्नीशियम का मास कितना है? एटॉमिक मास। ऑक्सीजन का भी एटॉमिक मास यहां पर 8। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 12। यहां पर इक्विवेलेंट मास, यहां पर एल्युमिनियम कितना है? 2। और एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 27। इसलिए कहे थे याद करना। ऑक्सीजन कितना है? 3। एटॉमिक मास कितना होता है? 16। यहां पर 8। तो 8 2 जा 16, 2 2 कैंसल, 27 3 से कट जाएगा, 9 आ जाएगा। यहां पर इक्विवेलेंट मास, यहां पर आयरन कितना बेटा? 2। आयरन का एटॉमिक मास 56 होगा। यहां पर 3 आयरन, यहां पर 16, यहां पर 8। 8 2 जा 16, 2 2 कैंसिल हो गया, 18.66 आ जाएगा हमें लग रहा है। यहां पर जिंक का, यहां पर कितना बेटा? एटॉमिक मास 65। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, 8, यहां पर 2, 32.5। यहां पर Em कितना बेटा? 63, 16, 8, 31.5। यहां पर ध्यान दो, इस वाले में फार्मूला क्या लिखें? Wm WCl2 इंटू 35.5। अब बताओ एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना है? 27, 3, यहां पर 35.5 है, और फार्मूले में भी कितना है? 35.5। ये कैंसिल हो जाएगा, 27/3, 9। यहां पर नीचे लिख दे रहे हैं, ध्यान दो कितना बेटा? Em 65
65 अपॉन 35.5 इंटू 2, यहाँ पर 35.5 ये कट जाएगा, 32.5 आ जाएगा। सॉल्व कर लो। कहाँ दिक्कत है? हाँ, 2 × 27, यहाँ पर 3 × 16। अब 8 से इसको 16 को कैंसिल करोगे 2 आ जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 6.5 ग्राम मेटल ऑन रिएक्शन with dilute acid replaces 2240 ml hydrogen gas at STP. Find equivalent mass of metal. Equivalent mass of metal. कौन सा फार्मूला लगाया जाए बेटा? यहां पर EM, यहां पर WM, यहां पर VH2, यहां पर 11200। ध्यान दो, इतना ग्राम मेटल है, डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके इतना हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस करता है, तो यहां पर आपको इक्विवेलेंट मास बताना है। तो जितना रिएक्ट करेगा या जो रिप्लेस करेगा वही क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट मास कहलाएगा। तो कितना ग्राम मेटल रिएक्ट किया बेटा? 6.5 ग्राम। कितने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है? 2240, यहां पर 11200। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व किया जाएगा तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 यहां से हटाओगे तो ये हो जाएगा 65 और ये हो जाएगा 112/224, ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, 32.5। 32.5। रिमूव करें इसको, बोलो बेटा। भैया चले आगे, चलो रिमूव करना है सब। चल लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
रिमूव कर भैया। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। .0 ग्राम metal react with oxygen and form 5.6 gram metallic oxide. Metallic oxide. Find equivalent mass of metal. यहां पर ध्यान दो बेटा, ये 5 ग्राम मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 5.6 ग्राम धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करता है। मेटेलिक ऑक्साइड तो धात्विक ऑक्साइड। तो आप धातु का तुल्यांकी भार बताएं। अब ध्यान दो, कितना मेटल है, कितना भैया, तो WM कितना लिखा जाए बेटा, 4 ग्राम। W मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड कितना है, 5.7। ध्यान देना, मेटेलिक ऑक्साइड में दो है, मेटल है और ऑक्सीजन है, दोनों मिलके 5.6 हैं। तो WO2 कितना हो जाएगा, 5.6 माइनस कितना 4, दैट इज 1.6। इक्विवेलेंट मास WM, WO2 कितना बेटा, यहां पर इंटू 8, तो 4.0 यहां पर कितना है 1.6 इंटू 8, दशमलव हट जाएगा, 8 दूनी 16, ये 40 हो जाएगा, तो 20 आ जाएगा। दशमलव हटेगा ना तो 40 हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन नंबर होगा, ए मेटेलिक ऑक्साइड हैज 40% ऑक्सीजन। A metallic oxide has 40% oxygen. Find equivalent mass of metal. Find equivalent mass of metal. यहां पर बेटा, यहां पर ध्यान दो, WO2 कितना परसेंट है, 40 परसेंट का मतलब 100 अगर लिया जाए तो उसमें 40 ऑक्सीजन होगा और 100 दोनों मिल के होंगे। तो WO2 कितना बेटा, 40 ग्राम। W मेटेलिक ऑक्साइड अगर परसेंट है तो 100 मानेंगे, 100 ग्राम। WM कितना बेटा, 100 माइनस 40 कितना, 60। इक्विवेलेंट मास WM, WO2 यहां पर 8 कितना भैया, 60 40 5 12 आ जाएगा। क्वेश्चन लिख लेना सभी लोग, होमवर्क लिख लेना आप लोग। ये 32 है, ये आपका होमवर्क है। ए मेटेलिक ऑक्साइड है 32% ऑक्सीजन। फाइंड इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल।
ये आपका होमवर्क है। ए मेटेलिक ऑक्साइड है 32% ऑक्सीजन, फाइंड इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। लिख लिए? कहाँ लिखे? अच्छा, एकदम साइड में। बढ़िया किया। आगे चले बेटा। रिमूव कर दें? चलो एक क्वेश्चन। ए मेटेलिक ऑक्साइड हैज 24% oxygen. If it form chloride, its chloride find percentage of chlorine in it. ध्यान देना, इसका क्या मतलब है? ध्यान दो बेटा। एक मेटेलिक ऑक्साइड है, मतलब धात्विक ऑक्साइड है, जिसमें 24% ऑक्सीजन है। अगर यही क्लोराइड का निर्माण करे, मतलब इसके साथ क्लोरीन जुड़ जाए, तो उसमें क्लोरीन कितना परसेंट होगा? उसमें क्लोरीन कितना परसेंट होगा? तो देखा जाए कितना परसेंट होना चाहिए। देखना बेटा, WO2 कितना है? 24। WMO लिख दे रहे हैं सीधे, है ना, मेटेलिक ऑक्साइड कितना भैया? 100। WM कितना हो जाएगा? 100 माइनस 24, दैट इज 76। यहां पर इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा? WO2 इंटू कितना बेटा? 8। तो 76 यहाँ पर 24, यहाँ पर 8, यहाँ पर 3, और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 35.5। ये तो इक्विवेलेंट मास है, ध्यान है ना बेटा? हाँ बताओ, आगे बढ़े? इधर ध्यान दो। इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटेलिक क्लोराइड इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटेलिक क्लोराइड कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ Cl2। ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। जैसे पहले ध्यान से सुन लो, बहुत छोटी छोटी चीजें हमें परेशान करती हैं। जैसे आपसे कहा जाए इक्विवेलेंट मास ऑफ NaCl, NaCl सोडियम क्लोराइड है जो मेटेलिक क्लोराइड है। इक्विवेलेंट मास ऑफ MgCl2, ठीक है। तो जैसे मान लो कहा जाए, अभी लिखिए, बस इसको समझिएगा। जैसे आपसे कहा जाए इक्विवेलेंट मास ऑफ MgCl2, आपसे ऐसे कहा जाए कि MgCl2 का इक्विवेलेंट मास क्या होगा, तब यहाँ पर क्या लिखोगे? इक्विवेलेंट मास ऑफ Mg प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ Cl2। और ये क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड है, मतलब मेटेलिक क्लोराइड है। इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन। बात क्लियर है ना? तो उसी बेस पे यहाँ पर इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटेलिक क्लोराइड अगर लिखा जाए, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखना पसंद करेंगे? इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन। इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल कितना निकाला बेटा? 25.33। और इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन आपको मालूम है कितना होता है? 35.5। तो ये 25 और 35 कितना? 60 हो जाएगा। और इसको 33 और ये 5, इसको मान लो 5 मान लें, तो लगभग कितना हो जाएगा? या एग्जैक्ट अगर निकालना चाहेंगे तो 60.8
83 ये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटेलिक क्लोराइड। मतलब अच्छा अब ऐसे देखो, ये इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटेलिक क्लोराइड, ये मान लो टोटल मास है। क्या है? टोटल मास। तो इसमें क्लोरीन का मास कितना है? क्लोरीन का मास कितना है? 35.5। तो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, तो जिसका मास निकालना है, परसेंटेज निकालना है, मास ऑफ क्लोरीन टोटल मास इनटू 100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा? परसेंटेज ऑफ Cl2 यहां पर कितना हो जाएगा? 35.5। यहां पर कितना? 60.83 इंटू 100। तो आ जाएगा 58.35। 58.35। चले आगे। एक होमवर्क लिख लेना भैया, यहां पर 40% कर दे रहे हैं। A metallic oxide has 40% oxygen. If it form its chloride, find percentage of chlorine in it. आपका होमवर्क है। कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, जिससे एक रिवीजन हो जाए आपका, जिसे क्या हो जाए? रिवीजन हो जाए। सेम क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन लिख लेना, फिर बताना हमें। हो गया बेटा? जल्दी करो, मिटा दिया जाए इसको। ये आपका होमवर्क है, सॉल्व करके ले आना सभी लोग। रिमूव कर रहे हैं, चलो। अच्छा कुछ नहीं, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन NaOH? NaOH में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है? क्या हो जाएगा भैया? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर क्या हो जाएगा? WO2, जिसका परसेंटेज निकालना है, यहां पर टोटल मास इनटू 100। तो यहां पर NaOH अगर लिया जाए तो इसका मॉलिक्यूलर मास, सोडियम का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 23, ऑक्सीजन का 16 एंड 1, टोटल कितना हो गया? 40, जिसमें ऑक्सीजन कितना है? 16। तो मास ऑफ ऑक्सीजन 16, टोटल मास 40, यहां पर 100। तो ये एक जीरो कैंसिल हो गया। 160/4 कितना भैया? 40%। इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल यहां पर हो जाएगा, मेटल नहीं बेटा, एसिड, सॉरी, मेटल तो पढ़ लिया गया, एसिड।
यहां पर इक्विवेलेंट मास हो जाएगा इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय बेसिसिटी। अच्छा, जो इधर ध्यान दो, जिस किसी भी वैल्यू से डिवाइड करेंगे इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए, उस वैल्यू को हम लोग एन फैक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जैसे एसिड का एन फैक्टर क्या होता है, अम्ल का एन फैक्टर क्या है? बेसिसिटी, हिंदी में क्षारकता। हिंदी में क्या कहेंगे? क्षारकता। क्षारकता क्या होता है? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन, विस्थापित हो सकने वाले H प्लस आयन की संख्या। मतलब किसी भी अम्ल से जितने H प्लस आप विस्थापित कर सकते हो, वही उसकी क्षारकता कहलाएगी, बेसिसिटी कहलाएगी। ठीक है, यहां पर ध्यान देता, यहां कोई समस्या नहीं है आपको। जितने दिखेंगे सभी निकल जाएंगे, जितने दिखेंगे सभी क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे। ध्यान देना, इधर देखना, 4 एक्सेप्शन हैं, 4। बाकी के केस में जो दिखे उनको निकालो। जैसे HCl, कितने H दिख रहे हैं? 1। क्षारकता क्या होगी? 1। तुल्यांकी भार से निकालने के लिए किससे भाग देना पड़ेगा? 1 से। तो यहां पर हम लोग निकाल रहे हैं इसका मॉलिक्यूलर मास, मतलब मॉलिक्यूलर मास बाई 1। मॉलिक्यूलर मास H का एटॉमिक मास 1, Cl का 35.5, जोड़ देंगे 36.5 आ जाएगा। H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, इक्विवेलेंट मास, मॉलिक्यूलर मास को किससे डिवाइड करें भैया? कितने H दिख रहे हैं? 2। यहां पर H के लिए 1 इंटू 2, सल्फर के लिए 32, ऑक्सीजन के लिए 16 इंटू 4 बाई 2, 98 बाई 2 इक्वल टू 49 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 49। यहां पर H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड है, मॉलिक्यूलर मास बाई क्या करें? 2। यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? 1 इंटू 2, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होगा, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4, ये 2 से डिवाइड कर देंगे। यहां पर 90 बाई 2, 45। ये ध्यान दो, इसको आपने ऑक्जेलिक एसिड कहा, ये भी ऑक्जेलिक एसिड ही है, लेकिन जल जुड़ गए हैं। ध्यान देना, इधर ध्यान दो, कुछ चीजें कॉमन होती हैं। जैसे इसका नाम पूछा जाए तो हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड, जिस किसी भी कंपाउंड के साथ जल लिख दिया गया है उसको आप हाइड्रेटेड कह के उसका नाम ले लो। इसका क्या नाम है? हाइड्रेटेड, या हिंदी में कहेंगे तो जल योजित कहेंगे, या क्रिस्टली ऑक्जेलिक अम्ल। केवल ऑक्जेलिक अम्ल कह दिए, ध्यान देना, केवल ऑक्जेलिक अम्ल कह दिए तो ऊपर वाला, क्रिस्टली ऑक्जेलिक अम्ल कह दिए तो नीचे वाला। कितने H निकलेंगे यहां से? ये 2। ये जल वाले नहीं निकालना है। तो यहां पर इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास बाई 2। तो यहां तक तो 90 आपने निकाला था ना, और जल का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 18 गुणे 2, तो 90 प्लस 2 गुणे 18 बटे 2, तो कितना आ जाएगा बेटा? 63। कितना आ जाएगा? 63। फाइनली यहां पर ध्यान देना, H3PO4 नाम क्या है? फास्फोरिक अम्ल। क्या नाम बेटा? एक पहले बात सुन लो फिर आगे लिखिएगा। फास्फोरिक अम्ल मतलब यहां पर सेंट्रल एटम क्या है? फास्फोरस है। अगर अम्ल फास्फोरस का है तो जितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं उससे एक H हमेशा कम निकलेगा। कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं? तो कितने निकलेंगे? 3। तो यहां बेसिसिटी कितना है? 3। तो यहां पर 1 गुणे 3, एटॉमिक मास 31, 16 बाई 4
बाई 3, तो यहां पर आ जाएगा 98/3, 32.66। यहां पर H3PO3 है, तो कितने H निकलने वाले हैं भैया? 2। यहां पर 1 × 3 31, 16 × 3, यहां पर 3, 82/8, 2 से भाग देंगे। H3PO2 यहां पर 1 × 3, फास्फोरस का 31, ऑक्सीजन का 16 × 2/1, 66। अब फिर से सुनो, नाम क्या है? फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक, ध्यान सुनिए, अब उतना टाइम नहीं सब लिखा ही दें, वैसे ओरली सुनते रहो, बार बार बताते रहेंगे। फास्फोरिक है, इक है ना, जब एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो अस में बदल जाएगा। फास्फोरस कहीं पर भी इक से अगर एक ऑक्सीजन कम कर दो तो क्या हो जाएगा? अस, फास्फोरस। और अस से भी अगर कम कर दो तब हाइपो जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? इक से ज्यादा कर दो तो पर जोड़ देंगे। जैसे हाइपर टेंशन सुने होंगे ना, हाइपर का मतलब होता है अधिक, तो अगर इक से ज्यादा हो गया तो हाइपर न कह के केवल पर कह देंगे, पर। ठीक है, उसी इक के पहले इक पर जोड़ देंगे, मतलब इक से एक ऑक्सीजन ज्यादा, इक से एक ऑक्सीजन कम है तो अस, अस से भी अगर एक ऑक्सीजन कम है तो क्या जोड़ देंगे? हाइपो। तो इसका नाम क्या है? फास्फोरिक एसिड, फास्फोरस एसिड, हाइपोफास्फोरस एसिड। यहां पर ध्यान दो बेटा, सारे एक्सेप्शनल केस एक साथ ही लिख दे रहे हैं, समझाएंगे जब केमिकल बॉन्ड पढ़ाएंगे। यहां पर बस केवल बेसिसिटी यहां पर जान लो कितना है? 2। बेसिसिटी यहां पर कितना है? 2 है। हाँ, यहां दिख कितने एच रहे हैं? 4। ज्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे जब केमिकल बॉन्ड पढ़ाएंगे। यहां पर H4P2O6 है, यहां पर इक्विवेलेंट मास की चर्चा नहीं करेंगे, यहां पर N = 4 होगा। H4P2O7 है, N = कितना होगा बेटा? 4। तो एक्सेप्शनल केस कितने हो गए? ये 3। कितने एक्सेप्शनल हो गए? 3 हो गए। तो यहां पर इन तीनों के इक्विवेलेंट मास को नहीं पूछेगा, यहां पर बेसिसिटी पूछ सकता है। किसकी? पी ब्लॉक है ना आपके सिलेबस में, तो वहां पर केवल बेसिसिटी पूछ सकता है कि आप बेसिसिटी बताओ। समझ रहे हो ना? तो बेसिसिटी का मतलब कितने एच निकलेंगे। कितने एच निकलेंगे कैसे जानेंगे? वही एच निकलेगा जो ऑक्सीजन से जुड़ा होगा। कौन सा एच निकलेगा? जो ऑक्सीजन से जुड़ा होगा वही एच निकलेगा। बात सुने ना? अब ऑक्सीजन से जुड़ा है ये कैसे जानेंगे? जब केमिकल बॉन्ड पढ़ाएंगे तब वो आप जानेंगे, एक साथ सारी चीज नहीं जान सकते। बात समझ रहे ना भैया? तो ये चीज आगे बढ़े। चलो बेटा, एक चीज हम आपको और बताएंगे, यहां पर ध्यान देना। इसका नाम है इसको मिटा दे क्या? लिख लिया हो? इसका नाम है आर्थोबोरिक एसिड। क्या नाम भैया? आर्थोबोरिक एसिड। ये 3 बार पूछा गया है, 3 बार, 2 बार जेई में और 1 बार नीट में। जेई में पहली बार पूछा गया था कि इसकी बेसिसिटी कितना है। बेसिसिटी कितना है? तो बेसिसिटी इसकी 1 है। बेसिसिटी कितना है बेटा? 1 है। दूसरी बार जेई में ही पूछा गया था कि इसकी बेसिसिटी 1 कैसे है। बेसिसिटी 1 कैसे, ये बताओ। तो ध्यान देना, बोरान सेंट्रल एटम है, बोरान का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5, 2 और 3, मतलब आउटर मोस्ट शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3। यहां पर ध्यान दो बेटा, ये ऑक्सीजन जुड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, यहां दूसरा ऑक्सीजन जुड़ा, दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर किया, यहां पर तीसरा
ऑक्सीजन जुड़ा और तीसरा इलेक्ट्रॉन क्या किया, शेयर किया। ध्यान रखिएगा, अभी आप वैसे ओरली सुन लो, केमिकल बॉन्ड पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे। ध्यान रखिएगा, जब किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाएंगे, लिखा नहीं रहे, वैसे ओरली बता दे रहे हैं, केमिकल बॉन्ड में आएंगे तो वहां पर लिखा भी देंगे। किसी यौगिक का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अगर दोनों हैं तो कोशिश किया जाएगा कि हाइड्रोजन केंद्रीय परमाणु से न जुड़े। हाइड्रोजन केंद्रीय परमाणु से नहीं जोड़ा गया है, ये रूल नहीं है, कोशिश है हमारी। बात सुना ना, जहां तक संभव होगा उसको सेंटर एटम से नहीं जोड़ेंगे। अच्छा मान लो इसी का स्ट्रक्चर हम बनाए और आप भी बनाए, आपने जोड़ दिया और हमने नहीं जोड़ा, और आप कह रहे हमने कोशिश किया था, तो वो कोशिश नहीं मानी जाएगी। बात सुनो ना, आप ये नहीं कह सकते हमने कोशिश किया था कि नहीं जोड़ रहे हैं लेकिन हमें जोड़ना पड़ गया, आप ये कह के नहीं बच सकते। कोशिश की जाएगी कि ना जोड़े, मतलब जहां तक संभव होगा। आप नहीं जोड़ पाए इसका मतलब आपकी असफलता है, मतलब आपने जोड़ दिया। हम मतलब हाइड्रोजन को नहीं जोड़े, जोड़ना नहीं था, हमने नहीं जोड़ा, हमारी सफलता है। ठीक है, आप अगर जोड़ दिए, कह रहे थे हमने कोशिश किया, हमने इसका मतलब आप कोशिश में क्या हो गए, असफल हो गए। तो ये एक कोशिश है। अगर हमारे सारे संभावनाएं हम तलाश लेंगे, उसके बाद भी कोई संभावना नहीं बच रही है, तब जोड़ देंगे। बात समझ ना, तो पहली कोशिश क्या होगी कि हाइड्रोजन को केंद्रीय परमाणु से न जोड़ें। किससे जोड़ा जाए, ऑक्सीजन से। दो ऑक्सीजन आपस में ना जुड़ने पाए, ये भी कोशिश ही है, ये भी कोशिश ही है, रूल नहीं है। हर संभव प्रयास किया जाएगा कि दो ऑक्सीजन आपस में ना जुड़ने पाए। हाँ, अगर हम हर संभव प्रयास करने के बाद भी सारे ऑक्सीजन नहीं जुड़ पा रहे हैं, तब दो ऑक्सीजन को आपस में जोड़ देंगे। वो हमारी कोशिश होगी, उस पर चर्चा केमिकल बॉन्ड पे करेंगे। ठीक भैया, यहां पर ध्यान दो। अब ऑक्सीजन, यहां पर बोरान के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, बोरान से पूछो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, क्या बताएगा, 6। भाई 3 था, ये साझा कर लिया, शेयर कर लिया, नहीं कर लिया। इसमें कुछ बच्चे 11th के भी हैं क्या, कुछ हैं 11th के क्या, नहीं, तब तो सब केमिकल बॉन्ड पढ़े होंगे ना, तब तो इतना जानते ही होंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां शेयर कर लिया, 2 यहां शेयर कर लिया, 2 यहां शेयर कर लिया, कितने हो गए, 6। होना कितना चाहिए, 8। कितना होना चाहिए, 8। ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ध्यान दो बेटा, जब ये वाटर में डालोगे इसको, तो वाटर का ये स्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके ऑक्टेट पूरा कर लेता है। ये कितने इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किए गए हैं, 4। 2 और 2 4। जो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कहते उनके जोड़े को लोन पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, ये लोन पेयर है। तो यहां पर ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। पेयर का मतलब जोड़ा, लोन का मतलब अकेला, मतलब जो अकेले है, जोड़े में है लेकिन अकेले मतलब साझा नहीं किया है, उसको लोन पेयर कहेंगे। कोई भी एटम लोन पेयर रखना नहीं चाहता, ये भी जान लीजिएगा। कोई भी एटम लोन पेयर रखना नहीं चाहता। क्यों नहीं रखना चाहता, क्योंकि वहां पर रिपल्सन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, लोन पेयर होगा, तो उनके बीच में रिपल्सन होगा, जिससे अट्रैक्शन घटेगा, सॉरी रिपल्सन होगा तो एनर्जी बढ़ेगी और स्टेबिलिटी क्या होगी, घट जाएगी। तो वो लोन पेयर अपना दे देता है। तो ये जब लोन पेयर अपना इसको दे देगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन की कुछ कमी होगी, जिसके कारण ये H+ के रूप में निकल जाएगा। तो कुल मिला के यहां पर ऐसे हम लिख देंगे, BOH कितनी बार है, 1 2 3, और एक OH यहां से जुड़ गया तो कितने OH हो गए, 4 OH हो गए ना, ऐसे लिख देंगे। और ये इसको ऐसे मान लो ये टूट गया है, ऐसे बात समझ रहे हो ना, ऐसे मान लेंगे कि टूट गया है, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस।
तो ये एक OH माइनस यहां पर जुड़ा है और ये H प्लस निकला है। तो चूंकि इसने एक H प्लस दिया है इसलिए इसकी बेसिसिटी क्या मानी जाएगी? 1 मानी जाएगी। तो पहला क्वेश्चन जब पहली बार पूछा गया था तो बेसिसिटी कितना होती है? 1। दूसरी बार पूछा गया था बेसिसिटी 1 कैसे होती है? आपने एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसे होती है। तीसरी बार पूछा गया था नीट में कि which statement is correct about H3BO3? H3BO3 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन है तो अगर पूछा जाए तो H3BO3 आप कहेंगे इट इज वीक मोनोबेसिक। मोनो का मतलब एक, बेसिक का मतलब क्षारकता, जिसकी क्षारकता 1 है, लुईस एसिड। ये स्टेटमेंट इसके बारे में सही है, मतलब वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड है। दुर्बल एक क्षारीय लुईस अम्ल है। लुईस अम्ल किसे कहेंगे बेटा? जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है उसे लुईस अम्ल कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है वो लुईस क्षार होता है। जैसे ये जल जो है ये लुईस के अनुसार क्षार है। क्यों? चूंकि इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहा है। इलेक्ट्रॉन युग्म क्या कर रहा है? दान कर रहा है। तो लुईस के अनुसार ये जल आपका क्या है? क्षार है। और लुईस के अनुसार H3BO3 क्या है? अम्ल है। चूंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण किया है या इसके कारण एक H प्लस जनरेट हुआ है, इसलिए इसकी क्षारकता 1 मानी जाएगी। ठीक बेटा, खड़े हो जाओ। क्या नाम है? सुमन। कुछ समझ में आ रहा बेटा? चेहरा नहीं बता रहा आपका, एकदम ऐसे बैठी हो। बाकी सबके चेहरों को मैंने इतनी देर में देख लिया कि सब पे कुछ न कुछ रिएक्शन आया। ठीक है, एकदम वैसे बैठी हो। आ रहा थोड़ा थोड़ा कि नहीं आ रहा? आ रहा। ठीक है, बैठो तो थोड़ा खुश रहो तो मैं लगे कि हाँ समझ में आ रहा है, नहीं तो हम लोग दुखी हो जाते हैं। हाँ, गर्मी तो हमें भी लग रही है, देख लो पूरा भीग गया कि नहीं भीग गया? तो अपने काम में व्यस्त रहोगे तो गर्मी नहीं लगेगी। जैसे हम लोग व्यस्त हैं, देखो पूरा भीग गया लेकिन फिर भी पढ़ा रहे हैं, कहीं लग रहा है चेहरे पर गर्मी लग रही है? ठीक है, तो खुश रहो, बाकी पढ़ाई लिखाई चलती रहेगी। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। चलो, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। आप लोगों का चेहरा सब कुछ बता देता है। क्षार का तुल्यांकी भार, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर इक्विवेलेंट मास इक्वल टू हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एसिडिटी। हिंदी में कहेंगे अम्लता। मतलब क्षार का n फैक्टर क्या कहलाएगा? अम्लता। अम्लता क्या है? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन। मतलब जितने OH माइनस आयन विस्थापित कर सकते हैं, किसी भी क्षार से जितने OH निकल सकते हैं वही उसकी अम्लता होगी। और यहाँ पर कोई अपवाद नहीं है, जो भी दिखेगा सब निकल जाएगा, आसान सा है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? यहाँ पर क्या लिखने वाले हो? NaOH, यहाँ पर इक्विवेलेंट मास, मॉलिक्यूलर मास बाई 1। तो सोडियम का एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 40 आ जाएगा। MgOH होल ट्वाइस, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24, ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 इंटू 2 58/2 29।
ये है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इन दोनों का यूज करते हैं एंटासिड के रूप में। कभी आप डाइजिन वगैरह पिए हों, डाइजिन या अल्जल सिरप, तो देखें उसमें ये दोनों मिले होते हैं। एंटासिड मतलब एंटी एसिड, एसिडिटी रिमूव करने के काम में आते हैं। एक बार एम्स जब अलग अलग होता था उसमें पूछा गया था व्हिच पेयर इज यूज एज एंटासिड, इन दोनों का यूज एंटासिड के रूप में करते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट मास ऑफ साल्ट, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। यहां पर ध्यान देना है, पहले लिख लो फिर इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा। इक्विवेलेंट मास ऑफ साल्ट, लवण का तुल्यांकी भार बराबर तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे कुल धन या ऋण आवेश। आवेश कैसे देखेंगे, ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान दो। यहाँ पर जैसे मान लो आपने A2V3 लिया है, क्या लिया है, A2V3। पहले तोड़ेंगे कैसे ये सीख लो। जो डिजिट बाद में है उसको पहले लाएंगे। A के बाद में क्या है, 2, तो जो 2 है वो A के पहले आ जाएगा, 2A। और जो दूसरे के बाद में है वो पहले के ऊपर चार्ज बन जाएगा, मतलब यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर 3+। अब यहां पर B के बाद में क्या है, 3, तो 3 जो है B के पहले आ जाएगा। और A के बाद में क्या है, 2, तो यहां पर 2 जाकर चार्ज बन जाएगा, तो 2-। अच्छा, आप नहीं समझ आया पीछे भाई, फिर से देखो। ये कह रहे हैं A2V3 लिखे हैं, जो संख्या बाद में है उसको पहले ले आओ। A के बाद में क्या है, 2, तो 2 को पहले ले आओ। जो दूसरे के बाद में है वो पहले के ऊपर चार्ज बन जाएगी। अब B के बाद में 3 है तो 3 इस पर आके चार्ज बन जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 3+। अब यहां पर ध्यान दो, B के बाद में क्या है, 3, तो 3 जो है B के पहले आ जाएगा। और चूंकि A के बाद में 2 है तो A यहां पर जाकर चार्ज बन जाएगा, डबल-। एक और चीज आपको बता दें कि पहले पॉजिटिव लिखा जाता है, बाद में A और B कौन सा एलिमेंट है हमें मालूम नहीं है। कौन सा एलिमेंट है हमें मालूम नहीं, मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज हमें मालूम नहीं। लेकिन चूंकि A पहले लिखा गया है इसलिए पॉजिटिव चार्ज माना जाएगा, B बाद में लिखा गया है इसलिए नेगेटिव चार्ज माना जाएगा। तो यहां पर हम लोग इक्विवेलेंट मास लिखेंगे। यहां पर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। यहां पर कितने पॉजिटिव हैं, 3 × 2 × 2 6, 3 × 2, तो धन और ऋण दोनों बराबर ही आएंगे। ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग आएंगे। आप ये नहीं कह सकते कि सर यहाँ मान लो 6 है यहाँ 5 आए तब क्या करेंगे, नहीं आएगा, क्योंकि उदासीन था ना, तो आएगा बराबर ही। तो इसीलिए कहा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जिसको इच्छा लगे उसको काउंट कर लो। तो मतलब ये कोई कंपाउंड तो है नहीं, मतलब अगर आपसे इसी का इक्वल मास पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे M/6। M का मतलब मॉलिक्यूलर मास बाई 6। यहाँ पर AXBY है तो कैसे तोड़ेंगे, AXA प्लस YV AX-। यहाँ पर इक्विवेलेंट मास, मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पर क्या किससे डिवाइड करें, XY से। किससे डिवाइड करें, XY से।
लाइट आ गई, चालू कर लो। चलो अब तो लाइट आ गई भैया, गर्मी तो नहीं लगना चाहिए अब। हाँ अब ठीक रहेगा ना? ऊपर करें थोड़ा, थोड़ा ऊपर करें। यहां पर ध्यान दो, यहां पर इधर एक कोटा। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं Na2CO4 की, सोडियम सल्फेट। अब यहां थोड़ा सा देख लो, SO4 डबल माइनस होता है। ये हमेशा SO4 एक साथ ही रहेगा, ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ पर 3 को यहाँ ले आए थे, 2 को यहाँ ले गए थे, तो इसका 4 हट के यहाँ नहीं आएगा। SO4 एक साथ ही रहेगा, मतलब वो एक यूनिट है, उसको उसमें से किसी को अलग नहीं कर सकते। ये CO3 डबल माइनस ये एक यूनिट है, PO4 ट्रिपल माइनस ये यूनिट है, इसमें से अलग नहीं कर सकते। C2O4 डबल माइनस ये सब क्या है? यूनिट हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये यहाँ पर सोडियम है, इसके बाद क्या है? 2, तो 2 पहले ले आए। लेकिन ये SO4 देखो, ये SO4 का मतलब ये SO4 ऐसे, ये 1 है, 4 नहीं, तो यहाँ पर 1 प्लस आएगा। यहाँ पर SO4 के बाद में कुछ नहीं है, तो यहाँ कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ 2 माइनस हो जाएगा। अब इक्विवेलेंट मास अगर निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास बाई 2, मॉलिक्यूलर मास इसका हो जाएगा सोडियम का 2 × 23, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 × 4 डिवाइड बाई 2, तो 142/2, दैट इज 71, दैट इज 71। ये ध्यान देना बेटा, यहाँ पर ये 2 पहले आ जाएगा। अब ये ध्यान दो, अब SO4 के बाद में 3 है ना, तो ये 3 यहाँ पर क्या बन जाएगा? प्लस। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट मास, मॉलिक्यूलर मास बाई क्या लिखोगे? 6। मॉलिक्यूलर मास निकाल लेना अपना। रिमूव करें इसको। यहाँ पर इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन, यहाँ पर इक्विवेलेंट मास हो जाएगा ये आयनिक मास डिवाइड बाई चार्ज ऑन इट। जैसे MW लिख रहे थे, ध्यान दो, MW लिख रहे थे ना, M का मतलब मॉलिक्यूल, I का मतलब आयन।
तो मॉलिक्यूल का मास लिखेंगे तो MW लिखेंगे, आयन का मास लिखेंगे तो आयनिक मास। यहाँ पर भैया SO4 डबल माइनस सल्फेट आयन, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इक्विवेलेंट मास, यहाँ पर IW बाई कितना बेटा, चार्ज कितना दिख रहा है 2, सल्फर का एटॉमिक मास कितना 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 बाई 2, तो 96 बाई 2 48। NO3 माइनस नाइट्रेट आयन कहेंगे, मालिक IW बाई 1। यहाँ पर नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 बाई 1, 62 बाई 1 62। कार्बोनेट आयन इक्विवेलेंट मास IW बाई 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 गुणे 3 बटे 2। क्लोराइड आयन, ये ध्यान दो बेटा, इधर ध्यान दो, ये क्लोराइड आयन है का इक्विवेलेंट मास कितना है फॉर Cl2 आल्सो। अगर क्लोरीन गैस का पूछे तो इसका भी वैसे ही फॉर Cl2 आल्सो। यहां पर ऑक्साइड आयन 16 इंटू 2 8 फॉर O2 आल्सो, मतलब कोई ऑक्सीजन गैस का भी पूछे तो भी एल्युमिनियम ट्रिपल प्लस 27 बाई 3 9, मैग्नीशियम डबल प्लस 24 बाई 2 12। इधर ध्यान देना, कुछ एलिमेंट लिख रहे हैं जो फिजिक्स में काम आते हैं और केमिस्ट्री में भी, जैसे जिंक 65, यहाँ पर 32.5, कॉपर 63 बाई 2 31.5। जिंक हो गया, कॉपर, सिल्वर, ये जो नीचे वाले 3-4 एलिमेंट हैं फिजिक्स में भी काम आते हैं, तो याद रखना। नहीं फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे तो आपसे पूछेंगे तो आप नहीं बताओगे तो कहेंगे पढ़ाया नहीं गया। यहां पर ध्यान दो, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और reducing एजेंट। इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और reducing एजेंट, ऑक्सीकारक और या अपचायक का तुल्यांकी भार। तो यहां पर इक्विवेलेंट मास हो जाएगा बेटा मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ध्यान देना, इस चीज को ज्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे जब आपको ऑक्सीडेशन नंबर रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाएंगे, लेकिन हम 2 कंपाउंड का जिनका यूज हम लोग सॉल्यूशन वाले चैप्टर में करते रहते हैं उनके बारे में बता देंगे वहां, लेकिन ज्यादा बताएंगे नहीं, बस केवल लिखा देंगे और आप उसको रटेंगे। केमनोफोर का क्या नाम है इसका, पोटेशियम
पर मैग्नेट। और पोटेशियम मैग्नेट का फार्मूला क्या होता है? क्या बोल रहे हो? K2Cl? नहीं बेटा, K2MnO4। K2MnO4। KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट है। पोटेशियम क्या है? पर मैग्नेट है। गया? ठीक है, KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट है और K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट है। ठीक है। तो यहां पर ध्यान दो, यहां पर KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट है, इसका इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो ये m/5 m/1 m/3। ठीक है। तो यहां पर भैया ये एसिडिक मीडियम में है। अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर मास 158/5 31.6। यहाँ पर m इक्वल टू 158/3 52.6। ये एसिडिक मीडियम है। बेसिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, ध्यान देना। उदासीन अम्लीय माध्यम, उदासीन क्षारीय माध्यम, उदासीन माध्यम। कई बार पूछ लेता है कि ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितना होगा? 5 का, 1 का, 3 का। कहां से कहां तक होगा? तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 होता है। कितना होता है? तो चेंज कितना करना है? 5 का, तो 5 घटा दो तो कितना हो जाएगा? अम्लीय माध्यम में 2, क्षारीय माध्यम में 1 घटा दो तो 7 से घटाओ 6, और यहाँ 3 घटा दो तो कितना हो जाएगा? 4। जब वो पढ़ाया जाएगा चैप्टर तो वहां पे बताया जाएगा। कोई प्रॉब्लम आता है? एक और है K2Cr2O7, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। यहाँ पर बेटा इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाई 6 होगा। ये एसिडिक मीडियम में, केवल एसिडिक मीडियम में, या एसिडिक मीडियम में होगा या फिर आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में होगा। आप 12वीं में हैं या पास कर चुके हैं, जो बच्चे हैं उनको टाइट्रेशन पढ़ाया जाएगा स्कूल में। जो पास कर चुके हैं उनको हो सकता है बताया गया हो। टाइट्रेशन ब्यूरेट वगैरह भर के वही टाइट्रेशन होता है। ठीक है। तो ये टाइट्रेशन अम्लीय माध्यम में, एक बार देखो, जब जेई और AI-EEE का एग्जाम अलग अलग होता था तो AI-EEE के उसमें क्वेश्चन पूछा था कि K2Cr2O7 का इक्विवेलेंट मास आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या होगा। तो इसका मतलब एक ही साथ 2 क्वेश्चन जानने का प्रयास किया था। ये तभी बता पाओगे जब आपको मालूम होगा कि आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन किस माध्यम में होता है। कहां पे होता है? अम्लीय माध्यम में। और अम्लीय माध्यम में कितना होता है? m/6 होता है। ठीक है। तो एक साथ हो गया 2 क्वेश्चन में, क्योंकि होता कितना है और माध्यम कह दिया आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, तो m/6। तो आज इक्विवेलेंट मास आपको लगभग बता दिया, बस एक थोड़ा सा बच गया है, उस पर चर्चा हम लोग नेक्स्ट डे कर लेंगे। कोई डाउट यहां तक बेटा? ठीक, आगे पढ़ेंगे। ठीक भैया। ठीक है।